हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो आज उन प्यारे फ्रेंड्स के लिए होने वाली है जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस टोटली कवर नहीं किया, या तो यूनिट नंबर फर्स्ट की वह फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं, या तो उन्होंने क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे देखे होंगे बट सोल्यूशन अभी किसी का नहीं पाए होंगे। तो मैं आज कुछ नया लेके आप ही के लिए आया हूँ। आज यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट का फास्ट रिवीजन भी होगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से निकलते हैं, टोटल में 5-6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ और टोटल यहाँ पे आपको क्वेश्चन विथ आंसर के साथ मिलने वाला है। ओके फ्रेंड, तो वीडियो के लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा ताकि यहाँ पे जो अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिल सकें और बहुत सारी फायदे भी आपको इस वीडियो से मिल सकेंगे। ओके, इसमें क्या है 2, 7, 10 मार्क्स तीन तीन सेक्शन में क्वेश्चन पुटअप होता है। सेक्शन ए में आपका पूछेगा 2 मार्क्स का, और सेक्शन बी में आपका पूछेगा 10 मार्क्स का, सेक्शन सी में आपका पूछेगा 7 मार्क्स। ठीक है, तो तीनों सेक्शन के क्वेश्चन जैसे भी आते हैं मैं टोटली सॉल्व करा दूंगा आपको। यह हमारा सब्जेक्ट है बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ओके, अब देखो यह आपका सिलेबस है। सिलेबस बहुत ही लेंदी है यूनिट नंबर फर्स्ट, तो इसको मैं कम टाइम में, ठीक है, पहली बात तो शॉर्ट टाइम में और फास्ट रिवीजन करा दूंगा आपका। ये यूनिट नंबर फर्स्ट यहाँ से लेके कह सकते हो तो इसका एंड हो जाएगा। ओके, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ सोल्यूशन के साथ। ओके फ्रेंड, तो आई होप आप लोगों ने यह इंट्रो वाला पार्ट समझ लिया होगा। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन सबसे पहला स्टार्ट होता है वह हम लोग का क्वेश्चन बनता है कि नॉर्मेलिटी किसे बोलते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ठीक है, इसलिए यह क्वेश्चन क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब देखो नॉर्मलिटी क्या होती है। पहली बात तो देखो नॉर्मलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। पहला पॉइंट तो आपका यही बन जाता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सॉल्यूट। यहाँ देखो क्लियरली लिखा गया है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। कितना सा प्यारा यहाँ पे मैं आप लोग के लिए डिफिनेशन लेके आया हूँ। क्या लिखा गया है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट और 1 लीटर सोल्यूशन में वह कितना ज़्यादा और उसे घोल सक रहे हो। ओके फ्रेंड्स, तो उसी को हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। ओके, अब देखो नॉर्मलिटी को अगर आप फाइंड करना है तो ये नॉर्मलिटी के हमारे कुछ फार्मूले दिए गए हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया था इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सॉल्यूट। ओके, जितना आप डिजॉल्व कर रहे हो वहाँ पे। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ज़्यादा आप इक्विवेलेंट, ओके फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट मतलब होता है सॉल्यूट कितना आप ज़्यादा उसमें घोल सक रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो जिसका अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो ई क्यू अपान एल, ई क्यू मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ओके, अपान एल मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब लीटर में रहेगा। अब देखो इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। हमारा आता है डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ये भी 2 मार्क्स हमारे सब टोटल क्वेश्चन चलेंगे 2 मार्क्स के, ठीक है। इसके बाद हम 7 मार्क के देखेंगे, उसके बाद 10 नंबर के देखेंगे। डिफाइन प्राइमरी एंड स्टैंडर्ड, सॉरी फ्रेंड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ये क्या होते हैं हमारे, जैसा कि सभी को पता होगा। इससे पहले वाली वीडियो आप लोगों ने मैं जो सिलेबस एंड करवाया हूँ वाली तो जरूर देखे होंगे आई होप। अगर नहीं भी देखे हैं तो प्ले लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, वहाँ भी ये लेंदी में मिलेगा। बट यहाँ हम लोग क्या है फास्ट रिविजन कर रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें क्या है शार्ट में हम लोग समझ लेंगे और एग्जाम में अच्छे से अच्छा लिख के हम लोग आएंगे। ओके, अब देखो प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारा क्या होता है, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड जो वेरी प्योर सबस्टेंस। सबसे पहली बात तो क्या है, जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं वो वेरी प्योर सबस्टेंस मतलब बहुत ही शुद्ध सबस्टेंस होते हैं, और ये यूज टू मेक सोल्यूशन विथ नोन अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अब इसमें देखो ये जहां भी यूज होते हैं इनकी हमें कॉन्सेंट्रेशन या मास सभी चीज पता होती है, ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड का। ओके, इसीलिए इसको बोला जाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब होता है कोई भी चीज मतलब व्यवस्थित तरीके से, और अगर ये प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है तो इसका क्या हमें वेट कंसंट्रेशन टोटली चीजें पहले से ही पता होती हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। और मेन बात ये तो हमारी होती है कि ये वेरी प्योर सबस्टेंस होते हैं। ओके फ्रेंड, उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी स्टैंडर्ड का। अब देखो सेकेंडरी स्टैंडर्ड हमारा ये होता है, ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड इज सब्सटेंस, ये भी क्या एक सब्सटेंस ही होगा, दैट गेट्स इट्स एग्जैक्टली अमाउंट चेक्ड यूजिंग ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब देखो ये जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है इसकी कंसंट्रेशन या अमाउंट या मास हम लोग ये प्राइमरी स्टैंडर्ड के हेल्प से ही मतलब फाइंड करते हैं। जैसे कि आप कभी गए मार्केट से सब्जी लेने, ठीक है, तो सब्जी अगर आपको चाहिए 2 किलो आलू चाहिए, तो 2 किलो का पहले एक आता है ना वो वेट करने वाला बटखरा जिसे बोलते हैं ना, तो वो एक तरफ उसको रखो जो कि आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड है, इसका हमें पता है कि यह 2 किलो ही है। उसके बाद क्या है हम आलू को इधर रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते, जब इक्वल हो जाता है हमारा तो हम जान जाते हैं कि हमारी आलू भी 2 किलो की। तो क्या है हम लोग प्राइमरी की हेल्प से सेकेंडरी को फाइंड कर लिए, तो ये होता है सेकेंडरी। बाकी प्राइमरी आप समझ ही चुके होंगे। तो बाद नेक्स्ट में बात करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का, ठीक है, ये भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन हम किसे बोलते हैं, तो देखो एक्यूरेसी, एक्यूरेट माने होता है कहीं ना कहीं से कि शुद्ध, ठीक है, या मतलब करेक्ट पॉइंट। अब देखो यहाँ एक्यूरेसी जो होती है, एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ क्लोज द मेजर रिजल्ट टू द ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू मान लो आपकी 5 है, ठीक है, अब जो हम मेजर बार बार फाइंड कर रहे हैं वो मान लो ये एक क्या है टेबल है, टेबल मत कहते तो स्केल है 1 2 3 4 5वां, ठीक है। अब मैं जो भी वैल्यू मतलब मेजर कर रहा हूँ तो मान लो एक बार आती है 4 पे, ठीक है, फिर आ गई 4 पे,
फिर आ गई 4 पे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा गया है, एक्यूरेसी रेफर टू हाउ क्लोज द मेजर्ड रिजल्ट, ठीक है। ये कितने इसके क्लोज आ रही है, ये तो हमारी ट्रू वैल्यू है, ये जो हम लोग फाइंड करने से कितनी क्लोज जा रही है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्या, एक्यूरेसी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रिसीजन का, ओके। अब देखो हमारा प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन इज डिफाइंड एज इट द रिपीटेड वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। अब देखो यहाँ क्लियर लिखा गया है कि रिपीटेड वैल्यू, मान लो अब जो वहाँ पे आपका टेबल था, वहाँ था 1 से लेके 5 तक, अब बार बार आप फाइंड करो तो 4 पे जाके आपका रीडिंग जा रही है, फिर 4 पे गई, फिर 4 पे गई, बार बार 4 पे जा रही है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रिसीजन, ठीक है। क्योंकि आप रिपीटेड वैल्यू आपकी आ रही है, उस कंडीशन को बोल देते हैं प्रिसीजन। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर हम किसे बोलते हैं, दीज आर दोज नंबर आर डिजिट, ये क्या नंबर हो सकते हैं या तो डिजिट बार देखी होती है, विच आर यू टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। कोई भी रिजल्ट या ऑब्जर्वेशन को अगर हमें फाइंड करना है या तो एक्सप्रेस करना है, तो वहाँ पे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का ही यूज करते हैं। इट इज मेनली बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम, और देखो ज़्यादातर यह बेस्ड होता है हमारे डेसिमल सिस्टम में। डेसिमल सिस्टम मतलब आप सिग्निफिकेंट फिगर कभी 1 2 3 4 करके नहीं देखोगे, या सदैव पॉइंट में रहता है, ऑलवेज पॉइंट में रहेगा, 1.2 1.3, तो ज़्यादातर यह पॉइंट में ही आपको मिलेगा। इट इज मेनली बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम एंड यू टू डिफाइन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, और इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, एक्यूरेसी की डिग्री फाइंड करने में, मतलब कितना ज्यादा कोई भी सब्सटेंस एक्यूरेट या हमारी रीडिंग जो चल रही है वह कितनी एक्यूरेट हो सकती है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे एरर की, ओके। अब देखो हमारा 2 मार्क्स का यूनिट फर्स्ट जितने भी क्वेश्चन आने लायक थे या आते थे पहले, उतना हम लोग डिस्कस कर लिए। अब देखो हमारा जो 7 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अब हम उसको डिस्कस कर लेंगे। देखो हमारा पहला क्वेश्चन वहां से पुटअप होता है जो बार बार पूछा गया है, पहला क्वेश्चन हमारा आता है एरर, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट एरर। अब देखो डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट का नाम अलग अलग करके अगर पूछ लिया, सिस्टमिक एरर एंड रैंडम एरर, तो आप वहां कंफ्यूज ना होइएगा, इसका दूसरा नाम होता है, ओके। अब देखो पहले इसमें हमें बताना होगा कि एरर क्या है, तब बताना होगा डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट एरर क्या होता है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एरर के बारे में। एरर मीन्स होता है गलती। अब देखो गलती हम लोग क्या है, फार्मेसी डिपार्टमेंट से जुड़ चुके हैं और यहाँ पे फार्मास्यूटिकल हमें एग्जाम्पल लेके चलना है। तो मान लो आप गए लैब करने, और लैब करने में टाइट्रेंट और टाइट्रेंड, ठीक है, दोनों की जरूरत होती है। तो आप लैब परफॉर्म कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जो आप कोनिकल फ्लास्क या बीकर वगैरह कुछ भी यूज कर रहे हो, उसमें से ऑलरेडी सबसे पहले क्या आप लोग उस पर जो डस्ट चिपके थे आप उसको नहीं साफ किए। मीन्स कह सकते हो तो जो आपके कंटेनर पे कचरा चिपका हुआ है आप उसे साफ नहीं किए, तो क्या हुआ, एक गलती हो जाएगी। जब आप अपनी पूरी वो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कराएंगे तो उसमें से क्या कुछ कमियां निकल के आएंगी। क्यों कमियां निकल के आएंगी, क्योंकि जो आप कंटेनर या बीकर वगैरह कुछ भी यूज कर रहे हो वो साफ नहीं किए थे। तो पहली एरर आपकी वहीं पे स्टार्ट हो जाती है। दूसरी एरर क्या है, आपको जो भी मतलब डिग्री दी जाती है मेजर करने के लिए, मेजरिंग में आप गलती कर दे तो वह भी एक एरर हो जाती है। तो यही सब आज हम एरर में अपना डिस्कस कर लेंगे। आपको लिख के आना क्या है, डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। एक आपके टीचर द्वारा जो दी जाती है वो एग्जैक्ट वैल्यू हो जाती है, और ऑब्जर्व वैल्यू मतलब जो आप ऑब्जर्व करते हो, ओके। अब देखो एरर, एरर बराबर क्या होता है, मीन्स एरर मीन्स क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू एक तो होती ही है, उसके बाद ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। इसी दोनों का डिफरेंस को हम बोलते हैं एरर। अब देखो इजिली मैं अभी और आपको एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगा तो बहुत आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। परसेंटेज एरर आपको निकालना है कि कितनी परसेंट आपकी गलतियां हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू, आप उसे में 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपकी परसेंटेज एरर जो है इजी वे में निकल के आ जाती है। जैसे कि मान लो एक पीसीएम की टैबलेट है, ठीक है, वह 500 mg की है, तो ये स्टैंडर्ड है। तो ये तो सभी को पता है कि जो हमारी पीसीएम की टैबलेट हुआ 500 मिलीग्राम की है। अब देखो जब उसका ऑब्जर्वेशन हुआ, मतलब आप जब इसको एक इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हो तो जो कांटा नहीं आता है, मतलब वेटिंग बैलेंस, आप उस पर जब उसको वेट कर रहे हो तो निकला 450 mg, ओके। तो देखो आप मतलब एरर वहां कितनी निकली, 50 की निकली ना। आपको दिया गया तो 500 mg, लेकिन निकला क्या है 450 ही, तो 50 की निकली ना। तो स्टैंडर्ड वैल्यू हमारी थी कितना, 500, और ऑब्जर्व जो आपकी ये वो निकल के आया 450। तो जब दोनों में से माइनस कर दोगे तो जो आपकी एरर होगी वह सीधे निकल के चली आएगी। तो 500 आपका एग्जैक्ट था, एग्जैक्ट वैल्यू, और 450 आपका ऑब्जर्व वैल्यू था। जब आप दोनों को माइनस किए तो 500 mg, सॉरी फ्रेंड्स 50 mg आपका निकल के आ गया। अब यही क्या है, परसेंटेज एरर आपको अगर फाइंड करना हो तो 500 माइनस 450 अपान 500 इंटू 100 कर देते हो, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 10% लास्ट में आएगा। तो 10% आपकी यहाँ पे एरर थी। अब एरर देखो क्वेश्चन में फिर पुटअप किया गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट एरर। देखो ये डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट का इसका अलग अलग नाम होता है। जैसा कि डिटरमिनेट का अलग नाम है या दूसरा नाम है सिस्टमिक एरर। अगर पेपर में सिस्टमिक नाम से भी पूछता है तो वहां आप कंफ्यूज ना होइएगा, ओके, बात सेम ही होती है।
अब देखो डिटर्मिनेट, जैसा कि वर्ड से पता चलता है डिटर्मिनेट, जिसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमसे एरर या गलतियां कहाँ हुई हैं। ठीक है, मान लो आप केमिकल फ्लास्क अपना नहीं साफ किए, उसके बाद गलती जो भी आपका, जब आप केमिकल परफॉर्म कर लिए, रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग चेक कर रहे हैं, तो हमें गलती देखने को मिल गई, तो हमें पता था ऑलरेडी कि यार हम बीकर नहीं साफ किए इसीलिए गलती आ गई, तो इस कंडीशन को बोलते हैं डिटर्मिनेट या सिस्टमिक एरर। ओके, अभी देखो आप थ्योरी पढ़ोगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। दीज आर दोज एरर, ये ऐसे एरर होते हैं विच अकर ड्यूरिंग एनालिसिस बाय एनालिस्ट। अब देखो मान लो आप क्या है, एक केमिस्ट या एनालिस्ट हो जो कि केमिकल रिएक्शन को या टाइट्रेशन को परफॉर्म कर रहे हो, तो यह केमिस्ट या एनालिस्ट के द्वारा की गई गलतियां होती हैं ड्यू टू रॉन्ग प्रोसीजर या इंस्ट्रूमेंट, या तो आपके इंस्ट्रूमेंट में कमी हो सकती है, या तो जो भी प्रोसीजर लिखा गया है, मान लो फार्मूला में लिखा गया है कि 350 mg आपको पीसीएम की टैबलेट लेनी है, तो आप 350 ना लेके 450 ले लिए, तो पहली गलती हुई ना। हमको तो पता है कि जो हम 350 हमें लेना था तो हम 450 लिए ना, एक गलती तो वही हुई। तो क्या है, ये केमिस्ट के द्वारा की गई गलतियों को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेट, और इसको हमें पता होती है कि हमें गलती कहाँ किए हैं। ओके, इसीलिए बोला जाता है इसे सिस्टमिक एरर। उसके बाद दीज एरर आर डिटर्मिनेटेड एंड इट कैन बी प्रिवेंटेड आर मिनिमाइज, इस एरर को हम लोग क्या डिटरमाइन भी कर सकते हैं और इसको रोक भी सकते हैं। जहाँ पे हम लोग फार्मूले में 350 लिखा था लेकिन 400 ले रहे थे, तो 50 mg की गलती कर रहे थे, इसको हम रोक भी तो सकते हैं, 350 तो ले सकते हैं, और इसको क्या है रोक भी सकते हैं और मिनिमाइज भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हमें पता है गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, तो आप सुधार तो कर ही सकते हो यार। ठीक, उसके बाद देखो लाइक एज इनकरेक्ट फार्मूला यूज्ड बाय एनालिस्ट फॉर कैलकुलेशन, या तो हमें क्या है कैलकुलेशन में भी दिक्कत हो सकती है। ओके, उसके बाद दीज आर फर्दर डिवाइडेड इंस्ट्रूमेंटल एरर और पर्सनल एरर, ये देखो डिवाइड किया गया है इंस्ट्रूमेंटल एरर या पर्सनल एरर। अब देखो इंस्ट्रूमेंटल मतलब क्या है, आपके इंस्ट्रूमेंट भी कभी कभी क्या है खराब हो सकते हैं। ओके, या तो जो भी आपका केमिस्ट या एनालिस्ट है उसमें भी कभी कभी गलतियां हो सकती हैं, उससे भी हो सकती है। ओके, या तो क्या इंस्ट्रूमेंट की वजह से, या तो क्या है वर्कर जो आप मतलब कहते हो तो केमिस्ट या एनालिस्ट की वजह से होती है, उसे पर्सनल एरर, और इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंटल एरर, यह दो टाइप का हुआ। ओके, अब देखो इनडिटर्मिनेट एरर, इसको क्या हम लोग जल्दी या मतलब पता नहीं होता है कि गलती हमसे कहाँ हुई। ओके, इन दिस टाइप ऑफ एरर विच और अकर रैंडमली, यह क्या है, जैसे मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो गया, जो भी हम प्रोडक्ट बनाए उसमें क्या है कोई तीसरा केमिकल रिएक्शन हो गया, तो उन्हें हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट एरर। क्या है, फास्टली हो जाता है, हमें पता नहीं होता, लेकिन देखते 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 आपके सामने कब हो जाएगा आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, उसे उस कंडीशन को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट एरर। उसके बाद विच आर अनप्रिडिक्टेबल एंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, या अनप्रिडिक्टेबल भी होता है और इसको आप इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब देखो एनालिस्ट हैज नो कंट्रोल ओवर दिस टाइप ऑफ एरर, और एनालिस्ट के पास का कोई कंट्रोल भी नहीं होता है, जैसे इनडिटर्मिनेट एरर है ना, एनालिस्ट के पास ऐसा कोई मतलब सिस्टम या मेथड नहीं होता है जिससे वह इसको कंट्रोल कर सके। ओके, अब देखो बात करेंगे हम जैसे कि लाइक एज एरर अकर ड्यू टू टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, मान लो कोई भी आप टाइट्रेशन कर रहे हो, उस टाइट्रेशन में कंडीशन दी गई है कि आपको 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर करना है, तो आप मई के महीने में कर रहे हो, उस समय क्या है टेम्परेचर आपका प्लस में होता है, तो वहाँ पे प्लस 0.5 हमें करना है, लेकिन क्या है टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर मतलब कह सकते हो तो ये क्लाइमेट की वजह से आपका टेम्परेचर वहाँ पे प्लस में है, तो आप कैसे उसको नहीं संभाल पाओगे ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है। या तो ह्यूमिडिटी, कहीं कह सकते हो तो टेम्परेचर की हमें ज़्यादा क्वांटिटी होती है लेकिन वहाँ पे ह्यूमिडिटी मतलब नमी प्रेजेंट होती है, तो भी नहीं हो सकता है, तो दोनों गलतियाँ होती हैं जिसे हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं, मतलब बहुत ही रेयर केस में कर सकते हो, बट क्या है अभी जो लैब कर रहे हो तो लैब में टेम्परेचर कहाँ मेंटेन कर पाओगे। ओके फ्रेंड, तो यही बात है। सम मेथड टू यूज मिनिमाइज दिस एरर, और जो एरर हो रहे हैं हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, जैसे कुछ जनरल टेक्निक हमारी होती है, कुछ इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक होती है, कुछ इन्वायरमेंटल टेक्निक होती है। ठीक है, अभी यही क्वेश्चन जब 10 मार्क्स में बनेगा तो मैं इन सबको भी डिटेल में बताऊंगा। ओके, अब देखो इसके बाद हम बात करेंगे डिफाइन द लिमिट टेस्ट। ठीक है, बेसिकली ये तो पूछा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो कभी कभी क्या आपके एनालिसिस में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं इसको भी सॉल्व करा दे रहा हूँ आपको यहीं पे। लिमिट टेस्ट क्या होता है और लिमिट टेस्ट क्लोराइड का हमें डिटेल में बताना है। ओके फ्रेंड, तो ये देखो हमारा लिमिट टेस्ट है और क्लोराइड का मैं भी डिटेल में इसको बता दूंगा। तो देखो लिमिट और टेस्ट ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। तो लिमिट माने क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि लिमिट क्या होता है, ए वैल्यूम आर अमाउंट दैट बी प्रेजेंट इन ए सबस्टेंस, किसी भी सबस्टेंस, हमारा सबस्टेंस होता है उसका वैल्यूम या अमाउंट कितना प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं क्या, लिमिट। ओके, जैसे हमें क्या है एक हद तक रहना चाहिए, उसी को बोला जाता है जाहिर सी बात में लिमिट। अब देखो टेस्ट, टेस्ट मतलब किसी भी चीज़ का एग्जामिन करना या इन्वेस्टिगेट करना, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जाहिर सी बात है टेस्ट। टेस्ट मीन्स टू एग्जामिन और टू एज ए इन्वेस्टिगेट। ओके फ्रेंड, अब देखो, अब हम ये देखो वहाँ पे इम्प्योरिटी लिखी है ना, अब इसका मतलब मैं बताऊंगा क्या होता है। लिमिट टेस्ट हमारा बेसिकली क्या होता है, लिमिट टेस्ट इज डिफाइंड एज ए क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी व्हिच लाइकली टू सब्सटेंस सर्टेन लाइक टू प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। जाहिर सी बात ये है कि लिमिट टेस्ट हम उसे बोलते हैं, आप किसी भी कोई भी सोल्यूशन ले लो, ठीक है, इस सोल्यूशन में कितना इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, जब इसे हम चेक करते हैं तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं लिमिट टेस्ट। ठीक है,
कोई भी सोल्यूशन होता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अमाउंट में क्या है उसमें कमियां जरूर हो जाती हैं या इम्प्योरिटी जरूर प्रेजेंट हो जाती हैं। तो उसी इम्प्योरिटी को चेक करने के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं एक अपना लैब में लिमिट टेस्ट। अब देखो ये अगर क्लोराइड की कमी हो जाए या तो क्लोराइड की इम्प्योरिटी हो जाती है तो अब हम लोग कैसे करते हैं उसको परफॉर्म। अब देखो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, वहाँ पे आपको क्वेश्चन में अलग से मेंशन किया गया था कि क्लोराइड की लिमिट टेस्ट आपको बताना है या लिखना है। यहाँ पे देख लो, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन कैरीड आउट फॉर आइडेंटिफाइंग क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन ए सैंपल। किसी भी सैंपल में कितना हमारा क्लोराइड का आयन प्रेजेंट है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। अब देखो इसका सब प्रोसीजर और प्रिंसिपल यहीं पे लिखा गया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसका देख लो प्रिंसिपल क्या होता है, जनरल से इसका प्रिंसिपल जो होता है, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो बेस्ड होता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया ना, रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट। सॉल्युबल क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन होता है किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, तो हमारा बनता है सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे देखो लिखा गया ना, क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ ये नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड हमारा क्या करता है, जनरली प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम पूरे ये रिएक्शन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारा बनता है AgCl, नीचे आके मतलब कंटेनर में बॉटम में आके वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, जो कि इनसॉल्युबल होता है सिल्वर क्लोराइड। उसके बाद NO3 जो कि नाइट्रेट आयन हमारा निकल के आ जाता है बाहर, ठीक है। ये बेसिकली इसका था प्रिंसिपल। अब हम लोग इसके थ्योरी की बात करें। थ्योरी में आपको कुछ नहीं लिखना होता है, जो आप प्रिंसिपल में केमिकल रिएक्शन कराए हो ना बेसिकली वहीं आप इसको लिख दो, ठीक है। इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सॉल्युबल क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, जो आपका सॉल्युबल क्लोराइड था वह सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कर रहा है किस मीडियम में, नाइट्रिक एसिड के मीडियम में, मीन्स क्या है, एसिडिक मीडियम में। देन सिल्वर क्लोराइड इज प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट पीपीटी। उसके बाद जो आपका सिल्वर क्लोराइड होता है वह व्हाइट पीपीटी मतलब सफेद पीपीटी बन के वह निकल जाता है, और नाइट्रेट आयन एक सोल्यूशन बन के निकल जाता है। तो यही तो मैं जो प्रिंसिपल में केमिकल रिएक्शन में आपको बताया था, बेसिकली थ्योरी में वही तो आप लिखें, वही लिखना और कुछ करना है, केवल वीडियो को समझो यार, ठीक है। बना के तो अपने मन से भी लिख सकते हो। उसके बाद देखो इसका प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर बेसिकली एक टेस्ट होते हैं और एक स्टैंडर्ड होते हैं। टेस्ट में हमें क्या करना होता है, वेट 1 ग्राम ऑफ अननोन सैंपल डिजॉल्व इन 25 ml ऑफ वाटर। 1 ग्राम अननोन सैंपल आपको लेना है जिसको पता नहीं होता है, और 25 ml पानी में आप उसको घोल दो। उसके बाद क्या करोगे, वेट 1 ग्राम ऑफ 0.5845% W/V ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड का 0.584% W/V का हमें एक सोल्यूशन लेना है, ओके, 1 ग्राम। उसके बाद देखो एक स्टैंडर्ड हो गया, एक टेस्ट हो गया, ठीक है। यही पॉइंट आपको क्या है बहुत ही ध्यान में रखना है। बाकी आगे कुछ पॉइंट आपको सेम मिलेंगे, उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ HNO3 टू मेक एसिडिक मीडियम। अब इसी में क्या है, कुछ बूंद, कुछ ड्रॉप HNO3 को आप डाल दोगे, क्योंकि हमारा जो मीडियम है थोड़ा एसिडिक हो जाएगा आयोनाइजेशन बढ़ाने के लिए। जब एसिडिक हो जाएगा तो वहाँ पे हमारा आयोनाइजेशन जो है थोड़ा बढ़ जाती है। अब देखो इसकी जो सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ HNO3 टू मेक एसिडिक मीडियम इनहेंस द आयोनाइजेशन। यही बात तो यहाँ लिखी गई है। चलो पहला स्टेप थोड़ा सा ध्यान देना है, और यहाँ कुछ हमें सावधानी रखनी है, जैसे ये सब पॉइंट हमें क्या है थोड़ा सा क्लियर कर लेना, ओके। अब देखो हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो थर्ड के आगे आपको सब सेम ही मिलेगा। उसके बाद देखो इसमें 1-2 ml आप AgNO3 ऐड कर देना है, वही कंडीशन यहाँ पे भी करना है आपको। उसके बाद मेक वॉल्यूम 50 ml विथ वाटर, पानी को ऐड करके हम लोग 50 ml वॉल्यूम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मेक वॉल्यूम 50 ml विथ वाटर, यही काम तो यहाँ भी करना है। अलाउ स्टैंड फॉर 5 मिनट, अब जो भी आपकी 5 मिनट तक आप उसको स्टैंड पर रख दो, और यहाँ भी तो वहीं रखना है। उसके बाद हमारा आ जाता है रिजल्ट। अब दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं। अब देखो कंपेयर में हमें क्या करना होता है, नाउ वी कंपेयर टर्बिडिटी बिटवीन द टेस्ट सोल्यूशन एंड स्टैंडर्ड सोल्यूशन। टेस्ट और स्टैंडर्ड सोल्यूशन में हमें क्या है, टर्बिडिटी को कंपेयर करना है, कौन ज़्यादा धुंधला या गाढ़ापन हमें दिख रहा है, ओके, टेस्ट में से या स्टैंडर्ड में। टर्बिडिटी मतलब होता है धुंधलापन। इफ द टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन इज इक्वल और लेस देन टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन देन द टेस्ट इज पास अदरवाइज फेल। अगर देखो जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन का और स्टैंडर्ड सोल्यूशन से टर्बिडिटी अगर या तो बराबर होती है या तो उससे कम होती है, तब हमारा क्या है, जो ये टेस्ट होता है वह पास होता है। अगर उससे कहीं ज़्यादा हो गया तो फेल हो जाता है, ओके फ्रेंड। अब हम इसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वह देख लो क्या है, आउटलाइन द वेरियस टेक्निक ऑफ एनालिसिस यूज इन फार्मास्यूटिकल। ये देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मतलब थोड़ा कह सकते हो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है ना। आउटलाइन द वेरियस टेक्निक ऑफ एनालिसिस यूज इन फार्मास्यूटिकल, ये अभी देख लो आप। डिफरेंट टेक्निक हमारा है एनालिसिस का, जैसे क्या है, ये 2 टाइप के होते हैं, डिफरेंट तो हैं बट ये मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है इंस्ट्रूमेंटल, एक होता है हमारा नॉन इंस्ट्रूमेंटल, ओके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंटल हमारा क्या होता है, और दूसरा हमारा नॉन इंस्ट्रूमेंटल। अब देखो
आपको वर्ड से पता लग जाना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है और नॉन इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल हम लोग क्या है, किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं, और नॉन इंस्ट्रूमेंट में यहाँ इंस्ट्रूमेंट का कोई रोल नहीं होता है। तो देखो इंस्ट्रूमेंट हम कैसा यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इन दिस टेक्निक इंस्ट्रूमेंट आर यूज फॉर एनालिसिस ऑफ सैंपल। किसी भी सैंपल का अगर हमें एनालिसिस करना है तो वहाँ पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं, जैसे क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्कोपी और क्रोमेटोग्राफी। ये जो दोनों वर्ड है ना फ्रेंड, ये आपको 7th सेमेस्टर में बहुत ही डीप में मिलेंगे, इसकी पूरी यूनिट है यार। ठीक है, आपको आगे यह पूरा डाउट क्लियर होगा। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी पे हम लोग किसी भी सैंपल का कलर के बेस पे फाइंड करते हैं, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसमें हम लोग क्या है, लाइट का यूज करते सैंपल का पता करते हैं। ओके, अब देखो नॉन इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक क्या होती है। इन दिस टेक्निक इंस्ट्रूमेंट आर नॉट यूज, यहाँ देखो क्लियर लिखा गया है कि इस टेक्निक में हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर सकते हैं सैंपल का एनालिसिस करने में, जैसे कि टाइट्रेशन टेक्निक है। ओके, अब देखो मेथड ऑफ एनालिसिस, कितने तरीके होते हैं एनालिसिस करने के। एक देखो है इलेक्ट्रो एनालिसिस, स्पेक्ट्रल एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफी, और एक अदर में समझ लो। इलेक्ट्रो एनालिसिस मतलब कह सकते हो यहाँ पे कहीं ना कहीं से क्या हमारी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का यूज होगा। अब देखो जैसे कंडक्टोमेट्री आपको यूनिट नंबर 5th में एनालिसिस में पूरी मिलेगी, पोटेंशियोमेट्री भी मिलेगा, वोल्टोमेट्री भी मिलेगा, और इलेक्ट्रोग्राविमेट्री शायद ये ना मिले। ठीक है, लेकिन ये क्या है, सब इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड है। जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड करोगे, ये जितने भी एनालिसिस या टाइट्रेशन होते हैं कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसका नाम लिखा गया इलेक्ट्रो एनालिसिस। ठीक है, अब देखो स्पेक्ट्रल एनालिसिस, ये सब आपको 7th सेमेस्टर में पूरा डीप मिलेगा, जैसे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम फोटोमेट्री, टर्बिडीमेट्री और कैलोरीमेट्री। ओके, अब देखो क्रोमेटोग्राफी, ये भी आपको 7th सेम में ही पढ़ना है। पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस, टीएलसी, एचपीएलसी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, टीएलसी मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये सब है। और अदर मतलब क्या है, इलिसा। ठीक है, ये आपको जब आप 6th सेम में जाएंगे तो बायोटेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट मिलेगा, बहुत ही डीप में पढ़ना है। ओके, अब देखो हमारे कुछ नॉन इंस्ट्रूमेंटल होते हैं ना, ये तो हम लोग क्या है इंस्ट्रूमेंटल देख लिए। अब देखो हमारा नॉन इंस्ट्रूमेंटल जो होता है वो एक ग्रेविमेट्री होता है, जो कि आप पढ़े होंगे, और एक है हमारा टाइट्रेशन, जैसे कि एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स है, नॉन एक्वस है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन है। ठीक है, यहाँ तक तो आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे एरर की, क्लासीफाई एरर। देखो वही क्वेश्चन 7 मार्क्स वाला फिर यहाँ आया है कि एरर हम किसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ देखो क्या मतलब चेंजिंग हुई है, सजेस्ट द सोर्सेज एंड मिनिमाइजिंग एरर। यहाँ पे हमें कह सकते हो तो एरर की पूरी कहानी पढ़नी, पूरे डीप में पढ़ना है, क्योंकि हमसे ये पूछा है 10 मार्क्स में। ओके, तो अब हम लोग 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसे कवर करेंगे। ये देखो हमारा है एरर। एरर सभी को बेसिक नॉलेज तो पता हो गया होगा कि एरर हम किसे बोलते हैं, जो आपको छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं अपने लैब में, उसे हम बोलते हैं एरर। ओके, अब देखो डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू, जो होनी चाहिए और जो आ रही है। आ रही है मतलब जो आप फाइंड करके ला रहे हो, और एग्जैक्ट वैल्यू जो आपसे टीचर बोल दिया वो एग्जैक्ट वैल्यू है, और जो आप ला रहे हो, आपसे जो कुछ गलतियां हो रही हैं उसे हम बोलते हैं ऑब्जर्व वैल्यू। जैसे कि ये एग्जैक्ट वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, एरर इक्वल टू क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। अब देखो अगर आप इसको परसेंटेज निकालनी हो तो आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इनटू 100। अब देखो इसका एक एग्जांपल आपका यहाँ पे होने वाला है, जैसे कि आप लोग पीसीएम की टैबलेट लेके आ रहे हो, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड सभी को पता होता है कि 500 mg है, लेकिन जब उसको क्या है हम लोग वेट किए, इलेक्ट्रॉनिक वेट पे इसका वेट किए तो 450 mg निकल के आ रहा है। ठीक है, तो एरर कितना हुआ, 500 था लेकिन आप आ रहा है 450, तो 85 का तो हुआ। अब देखो फार्मूला अप्लाई करो, एरर इक्वल टू 500 माइनस 450 mg इक्वल टू क्या है, 500 mg, यही तो हो गया आपका एरर। अब अगर इसे परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज एरर इक्वल टू 500 माइनस 450 अपॉन 500 इंटू 100, तो आप जब पूरे मैटर को सॉल्व करोगे आपका निकल के आएगा 10%। ओके, अब देखो एरर के सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि ह्यूमन एरर क्या होता है, मतलब जो हम लोग के द्वारा गलतियां की जाए, जैसे सैम्पलिंग मिस्टेक, जो भी सैंपल टीचर बोले अगर आप उसको नहीं लेके आ रहे हो तो पहला मिस्टेक। इनकरेक्ट एनालिसिस मेथड, आप बोल रहे हैं कि टाइट्रेंट ऊपर रखना है और टाइट्रेंट नीचे रखना है, तो कोई ज़्यादा दिमागदार होता है ना, कह सकते हो, तो क्या है उल्टा कर देगा, एक को ऊपर कर देगा, जिसको ऊपर होना चाहिए उसको नीचे कर देगा, नीचे वाले को ऊपर कर देगा। तो इस कंडीशन में बोलते हैं इनकरेक्ट एनालिसिस मेथड। और कैलकुलेशन एरर, कभी क्या है आप लोग कैलकुलेशन में गलती कर देते हो। ओके, ये होती है कैलकुलेशन एरर, तो ये ह्यूमन के द्वारा होती है, जैसे हम लोग के द्वारा। अब देखो मेथडोलॉजिकल एरर, मतलब मेथड में अगर आप कहीं गलती कर रहे हो, या तो प्रोसीजर आप जो भी दिया गया है उसको नहीं फॉलो कर रहे हो, या तो क्वालिटी कंट्रोल हो जा मतलब क्वालिटी कंट्रोल पे नहीं ध्यान दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद आउटडेटेड मेथड। अब देखो आउटडेटेड मतलब क्या है, कह सकते हो एक एक्सपायर वाला प्रॉब्लम सभी के सामने आता है ना, तो यही होता है आउटडेटेड मेथड। जैसे कोई भी आप केमिकल यूज कर रहे हो, जो क्या उसका डेट निकल गई, अब ये यूज करने लायक नहीं, तब भी आप यूज कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ भी एक एरर ही होता है। इन्वायरमेंटल एरर मतलब टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, मैंने इससे पहले बताया था कि टेम्परेचर कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या है कुछ मानक होते हैं ना, कि कोई भी एनालिसिस या टाइट्रेशन करने का एक मानक दिया रहता है टेम्परेचर का। तो ये क्या है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर में जब ऊपर नीचे होता है तब भी हमारा क्या है गलतियाँ हो सकती हैं।
और कंटामिनेशन, कंटामिनेशन मतलब वहाँ क्या है वायरस बैक्टीरिया माइक्रोब्स ना रहें, ठीक है, वो भी हमारे सैंपल को इफेक्ट करवाती हैं। ह्यूमिडिटी चेंज मतलब क्या है, वही टेम्परेचर से ही रिलेटेड है, कभी नमी उमी हो जाती है ना, उस कंडीशन को बोलते हैं ह्यूमिडिटी चेंज, मतलब क्या है वाटर से रिलेटेड है। उसके बाद सैंपल रिलेटेड एरर, इनकरेक्ट सैम्पलिंग, जो भी आपको सैंपल दिया जा रहा है वो कभी गलत भी हो सकता है, या तो कंटामिनेटेड सैंपल, वह जो आपका सैंपल है उसमें क्या वायरस बैक्टीरिया माइक्रोब्स का ग्रो हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं कंटामिनेटेड सैंपल। और सैंपल डिग्रेडेशन, या तो सैंपल जो आपका वो खराब हो चुका है, ओके। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एरर, अब देखो यह मोस्ट सभी से हो जाता है लगभग। इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग जो आप कर रहे हो मतलब आपका कितना डाटा हो रहा है ये सब आप कलेक्शन में कभी फॉल्टिंग कर देते हो या इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग कर देते हो, यह हो गया। डाटा एंट्री मिस्टेक, अब देखो आपसे टीचर बोले लिखो 5 तो आप बोल लिख दिए 4, नहीं सुनाई दिया अच्छे से तो डाटा एंट्री का मिस्टेक हो गया। अब देखो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन, अगर क्या है डॉक्यूमेंटेशन में कोई गड़बड़ी आ गई, जैसे किसी का नाम है मान लो यस नाम है और नाम के आगे क्या है 3 टाइट्रेशन परफॉर्म किया जिससे रिजल्ट आया 2 का। अब अगर ये सब आपको कोई लिखने को दे दे, ठीक है, तो आप नीचे वाला ऊपर में कर दो, ऊपर वाला नीचे में कर दो, ये तो डॉक्यूमेंटेशन एरर। ओके फ्रेंड्स, अब देखो इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके टाइप की, मतलब एरर कितने टाइप के होते हैं। एरर जैसा कि बेसिकली मैं इसके पहले बताया कि मेनली हमारे 2 के होते हैं, ठीक, लेकिन एक तीसरा आता है ग्रॉस एरर। बेसिकली अब जो मेन होता है वो 2 ही होता है, ओके फ्रेंड्स, जो सिस्टमिक एरर या रैंडम एरर, डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट। ओके, अब देखो सिस्टमिक एरर हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेट एरर या सिस्टमिक एरर, दीज आर दोज एरर विच अकर ड्यूरिंग एनालिसिस बाय एनालिस्ट, जब आप करते हो ना आप ही से यह गलती होती है, और ड्यू टू रॉन्ग प्रोसीजर आर इंस्ट्रूमेंट, या तो आपका वहाँ इंस्ट्रूमेंट खराब हो पहले से रहा होता है, या तो आप प्रोसीजर जो आप अप्लाई कर रहे हो वह गलत तरीके से कर रहे हो, यह सिस्टमिक एरर होता है, मतलब ह्यूमन के द्वारा या एनालिस्ट के द्वारा ये किया जाता है। दीज एरर कैन बी प्रिवेंटेड आर मिनिमाइज, और यह एरर कहाँ हो रही है हमें ऑलरेडी पता ही होता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या है प्रिवेंट या रोक भी सकते हैं, या तो अपने तरीके से मिनिमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि इनकरेक्ट फार्मूला यूज बाय एनालिस्ट फॉर कैलकुलेशन, जैसे आप कर तो लिए पूरा, लेकिन जब इसको कैलकुलेशन कर रहे हो, मतलब आप एनालिस्ट हो कैलकुलेशन कर रहे हो अपने टाइट्रेशन की कितना क्या निकला, लेकिन आप फार्मूला गलत लगा दिए, ये सिस्टमिक एरर हुई, तो फिर क्या दोबारा से आप फार्मूले को सही करके तब अप्लाई करेंगे तो यह निकल के चला आएगा, तो हम इसको रोक सकते हैं ना, या तो मिनिमाइज तो कर ही सकते हैं अपनी गलतियों को ना, तो वही होता है। अब इसको हम लोग डिवाइड किए 2 पार्ट में, इंस्ट्रूमेंटल एरर और पर्सनल एरर। देखो ये खुद व्यक्ति गलती करके बैठ जाता है, ठीक है, हम लोग की बात आ रही है, और यहाँ इंस्ट्रूमेंट में जब कमी हो जाती है तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाता है। तो फ्रेंड तब हम इसके बाद की बात करेंगे रैंडम एरर। रैंडम मतलब जो अचानक हो जाता है, मतलब जल्दी से जल्दी, जिसको हम लोग आंखों के सामने देखते देखते यह गलती हो जाती है, जैसे इनडिटर्मिनेट एरर, इसे हम लोग क्या है डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एरर विच आर अकर रैंडमली, ये क्या है रैंडमली अकर हो जाता है, मतलब कह सकते हो तो एक्सीडेंटली हो जाता है ना। विच आर अनप्रिडिक्टेबल एंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, या अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसे हम लोग क्या है आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते हैं कहाँ से गलती हुई, या क्या है एनालिस्टिक कंट्रोल में भी नहीं रहता, ठीक है। इस टाइप ये जो टाइप के एरर होते हैं या एनालिस्ट हैज नो कंट्रोल, एनालिस्ट भी इसका कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे कि क्या है एरर अकर ड्यू टू टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जैसे कि मैं बताया ना टेम्परेचर का जब फ्लक्चुएशन होता है तो कोई नहीं मतलब कंट्रोल कर पाता है ना, और ह्यूमिडिटी मतलब कह सकते हो तो वाटर के कॉन्टेंट वहाँ कितने होते हैं, ओके। ग्रास एरर मतलब ये छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं उसको हम बोलते हैं ग्रास एरर। इसको आप कुछ रीड आउट कर लो, बना के भी लिख सकते हो, जैसे ग्रास एरर आर सिग्निफिकेंट मिस्टेक इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस दैट कैन लेड टू इनएक्यूरेट रिजल्ट, जैसे कि गलत रिजल्ट आपका आ जाए, या तो प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से होता है, या तो पेशेंट की सेफ्टी से, ये सब क्या है ग्रास एरर, मतलब जो हमसे छोटी छोटी गलतियां कर ले हम लोग हो जाती है ना। अब देखो इसको हम लोग कैसे मिनिमाइज करेंगे, ओके। देखो जनरल टेक्निक में क्या है डबल चेकिंग क्या है, इसको अगर आपको मिनिमाइज करना है तो 2-3 बार उसको चेक करो कि हाँ सही आया है कि गलत है, जो आप प्रोडक्ट ले उसको भी 2-3 बार चेक करो, ओके। क्वालिटी कंट्रोल मेजर, जो भी आप प्रोडक्ट अप्लाई या यूज कर रहे हो, जो भी केमिकल यूज कर रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है उसको भी चेक करो। इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन, हमेशा क्या इक्विपमेंट आपका मेंटेन है कि नहीं ये भी चेक करो, उसको कैलिब्रेट है कि नहीं ये भी चेक करना हमें होता है। इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक में क्या होता है रेगुलर कैलिब्रेशन, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है रेगुलर कैलिब्रेशन मतलब क्या उसकी रोज चेकिंग होनी चाहिए, ठीक है। वह इंस्ट्रूमेंट में कोई भी पार्ट ढीला वगैरह तो नहीं है, ये सब इसमें हम करते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्वालिफिकेशन, वह कितना क्वालिफाई है मतलब कितना अच्छे से वह काम कर रहा है, इसकी एक एसओपी वगैरह होती है ना, उस पर हमें ध्यान देना होता है। एरर डिटेक्शन, जो गलती जहाँ पे कर रहे हो वहाँ पे आपको मेन फोकस करना है कि इससे पहले हमसे गलती वहीं हुई थी जबकि हमें वहाँ पे सुधार करना है, एरर डिटेक्शन में आता है। इन्वायरमेंटल टेक्निक में क्या होता है जैसे क्लाइमेट कंट्रोल होता है, वाइब्रेशनल कंट्रोल और नॉइज रिडक्शन, ओके। ये था हमारा इन्वायरमेंटल टेक्निक। तो फ्रेंड्स यहीं पे आपकी जो फर्स्ट यूनिट का फास्ट रिविजन हम लोगों ने बहुत ही जल्दी देख लिया, ओके। अब आपको पेपर में अगर फर्स्ट यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई होप आपका मतलब वहाँ पे आप फंसेंगे नहीं। अब इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी यूनिट नंबर 2 की आएगी, ओके। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर
कर लो, ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं हर सब्जेक्ट की ऐसे ही वीडियो में रेगुलर अपडेट आपसे रहूँगा। ओके फ्रेंड, अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, और हमें से क्या है स्पेशली कमेंट भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।